हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी में ISPCS चैनल में, जहाँ आपको मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल हिंदी में। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली एडिटोरियल हिंदी में मिलते रहें। तो ये जो एडिटोरियल है इसका शीर्षक है अगले वित्त आयोग के लिए एक कठिन कार्य होगा। प्रीलिम्स में आपके आर्थिक और सामाजिक विकास यानी अर्थव्यवस्था, मेंस में GS पेपर 2 केंद्र राज्य संबंध और GS पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था, दोनों से ये संबंधित है। केंद्र राज्य संबंध में इस प्रकार से आता है कि जो वित्त आयोग है वो सेंटर और स्टेट दोनों के बीच में टैक्स का कैसे विभाजन किया जाना चाहिए उसके बारे में बताता है। तो ये केंद्र राज्य संबंध से भी जुड़ा हुआ है। तो एक संपादकीय संदर्भ ये जान लेते हैं। तो सरकार जो है वित्त आयोग नियुक्त करेगी ताकि जो सेंटर है, केंद्र है, उसका जितना भी रेवेन्यू यानी जितना भी उसकी कमाई हुई है उसका जो है कितना हिस्सा राज्यों को दिया जाना चाहिए और उन राज्यों में भी सभी राज्यों के बीच किस प्रकार वितरित किया जाना चाहिए इस संबंध में है। तो जो टैक्स का ये बंटवारा होता है, एक तो होता है ऊर्ध्वाधर हिस्सा यानी कि वर्टिकल विभाजन। तो इसमें क्या होता है कि ऊपर से नीचे यानी टॉप डाउन अप्रोच होती है, यानी सेंटर के पास कितना है राजस्व यानी रेवेन्यू जो उसकी कमाई है, तो उसका नीचे सेंटर स्टेट को कितना देगा, फिर स्टेट जो है म्यूनिसिपल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ जो हैं उन्हें कितना देंगी और पंचायतों को कितना देंगी। तो ये ऊपर से नीचे का टॉप डाउन जो अप्रोच होती है इसे वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर हिस्सा कहते हैं। उसके बाद ये जो क्षैतिज हिस्सा होता है यानी कि हॉरिजॉन्टल विभाजन जो होता है उसमें जो स्टेट्स हैं जिन्हें दिया जाना है, अब सभी स्टेट्स को कितना दिया जाना है क्योंकि केवल एक स्टेट तो है नहीं, तो उसमें भी सभी स्टेट्स को, क्योंकि सभी स्टेट्स जो हैं उनके पास समान पावर है, समान कार्य हैं, तो उसमें कैसे वो हॉरिजॉन्टली बंटवारा होना चाहिए, ये होता है क्षैतिज सूत्र। अब जानते हैं संपादकीय प्रसंग जो कि है वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन जो है वो संघ यानी केंद्र और राज्य सरकार के दोनों के बीच में जो भी राजस्व यानी कमाई रेवेन्यू हुआ है उसके बीच में कितना कितना जो है सेंटर स्टेट को देगा, उसके लिए ये उसके उद्देश्य से बनाया जाता है। और ये एक संवैधानिक निकाय है यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधान में इसका जिक्र किया गया है और भारतीय जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत इसे स्थापित किया गया है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो वित्तीय संबंध हैं उन्हें परिभाषित करने के लिए इसे बनाया गया है। और सबसे पहला जो फाइनेंस कमीशन था वो 1951 में आया था। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 क्या कहता है कि जो भारतीय संविधान है उसके लागू होने के 2 साल बाद और उसके बाद हर 5 साल बाद वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। तो आयोग का जो कर्तव्य है वो जान लेते हैं। ये जो आयोग है वो संघ और राज्यों के बीच करों की यानी टैक्स की जो इनकम हुई है टैक्स से, उसे जो है संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार कितना कितना विभाजित किया जाएगा, कितना % दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, उस संबंध में एक सबसे पहला कार्य ये होता है। वित्त आयोग जो है उसके जो सदस्य हैं उनकी योग्यताएं, तो इसमें 4 सदस्यों को उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश के योग्य होना चाहिए, यानी जो 4 सदस्य हैं वो एक तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो योग्यता होती है उतनी ही योग्यता उनकी भी होनी चाहिए, या फिर अगर ये योग्यता नहीं है तो उन्हें वित्त की यानी फाइनेंस की बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, या फिर वित्तीय मामलों का, फाइनेंस के मामलों का उन्हें काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट होना चाहिए। तो इन 4 सदस्यों के अलावा एक अध्यक्ष भी इसमें होते हैं। तो टोटल 5 मेंबर्स होते हैं और इन सभी की नियुक्तियां जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो वित्त आयोग के जो सदस्य हैं उनका जो कार्यकाल है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। सदस्यों को दोबारा से नियुक्त भी किया जा सकता है। तो सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो उनका कार्यकाल है उसमें वो अपनी सेवाएं देते हैं। इनका जो वेतन होता है यानी इन सदस्यों की जो सैलरी होती है वो संविधान में निर्धारित जो प्रावधान हैं उनके अनुसार होती है। ये जो है केंद्र का जितना भी अपना टैक्स कलेक्शन होता है, जितना उसके पास
रेवेन्यू जनरेट होता है उसका जो है 41% वो राज्यों को देता है। राज्यों को जो है कितना किस राज्यों को दिया जाएगा इस संबंध में काफ़ी खींचातानी होती है जिसे इस आर्टिकल में बताया गया है। तो केंद्र जो है वो अपने जो भी उसका टैक्स का कलेक्शन हुआ है उसका 41% वो राज्यों को देता है और उसके बाद किस राज्य को कितना दिया जाएगा इस संबंध में काफ़ी सारे पहलू होते हैं। तो पिछला जो वित्त आयोग था जो कि 2017 में आया था, एक फैक्टर जो होता है पॉपुलेशन का कि किसकी जनसंख्या कितनी है उसके अकॉर्डिंग बांटा जाता है वित्त, तो उसमें 2011 की जनसंख्या को ध्यान में रखने के लिए कहा गया था। लेकिन यहाँ पे समस्या ये आती है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ उसने अपनी पॉपुलेशन को काफ़ी कंट्रोल में कर लिया है, जनसंख्या वहाँ की नियंत्रित हो गई है। और जो नॉर्थ इंडिया है यूपी बिहार ये सब राज्य हैं यहाँ पे जनसंख्या अभी उतनी स्टेबलाइज नहीं हुई है और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे है। तो ये जो पॉपुलेशन का मुद्दा है इसकी वजह से जो साउथ की स्टेट्स हैं वहाँ पे जो है उन्हें कम कर दिया जाएगा, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा वैसे तो जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसे की, तो एक नैतिक रूप से तो ये सही है। लेकिन सेंटर जो स्टेट्स हैं जो राज्य हैं दक्षिण के साउथ के वो कहते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया, हमने जो है अपनी पॉपुलेशन को स्टेबलाइज़ किया और तब भी हमें कम रुपए मिल रहे हैं, तो ये उनके लिए डीमोटिवेशन की बात है। और ये उन्होंने अपना मुद्दा रखा। तो उन्होंने कहा था कि 1971 की जो जनसंख्या है उसका आप प्रयोग कीजिए और उसके अकॉर्डिंग जो है वित्त का बंटवारा कीजिए। लेकिन वित्त आयोग ने 2011 की जनसंख्या के आंकड़े लिए थे। तो दूसरी चीज़ ये है कि जो राजस्व घाटा होता है यानी कि कुछ जो स्टेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा घाटे में चल रहे होते हैं, उनको जो है वित्त आयोग और ऊपर से ग्रांट यानी कि और ज़्यादा वित्त की सहायता प्रदान करता है। तो ये जो वित्त की सहायता ये कहाँ से आती है, जो और स्टेट्स हैं जिनका बहुत अच्छा प्रदर्शन है और जो प्रॉफिट में चल रहे हैं तो उनसे लेकर जो है वो जहाँ पे ज़रूरत है जिन राज्यों के पास कमी है उन्हें दे देता है। तो जो स्टेट्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं अपना फाइनेंस में, उनका ये कहना है कि अगर आप इसी तरह देते रहेंगे तो हमारे पास कम रह जाएगा और हमें काफ़ी दिक्कत होगी, इससे हमें डिमोटिवेशन होगी, क्योंकि जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उन्हें जो है ये लगेगा कि हमारा तो काम हो ही जाएगा, हमें तो अनुदान वो दे ही देंगे, इस वजह से वो अच्छा काम राज्य नहीं करेंगे। तो ये भी एक विचारणीय यहाँ पे मुद्दा रखा गया। तो वित्त आयोग को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए वो जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो केंद्र है जो सेंटर है वो टैक्स को बढ़ाता नहीं है बल्कि सेस और सरचार्ज को बढ़ाता है। यानी कि अगर केंद्र यानी सेंटर को रुपयों की ज़रूरत है तो अगर वो टैक्स ज़्यादा बढ़ाएगा तो उसे स्टेट्स को भी उतना ज़्यादा ही देना पड़ेगा। लेकिन जो सेस और सरचार्ज लगाए जाते हैं उनको उनका कुछ भी जो है वो स्टेट्स को नहीं दिया जाता है। तो सेस जो होता है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। यानी कि अगर किसी पर 100 रुपये का टैक्स बनता है उसके ऊपर जो है 5% का सेस लग रहा है। मान लीजिए हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पर्टिकुलर एक क्षेत्र है उसके नाम से सेस लगा दिया गया जैसे हेल्थ सेस, तो वो 5% यानी जो 100 रुपये का टैक्स बन रहा है उसके ऊपर 5 रुपये का और टैक्स यानी जिसे हम सेस कहते हैं वो लगेगा। जबकि जो सरचार्ज होते हैं यानी अधिभार वो जो हैं किसी विशेष पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए नहीं लगाए जाते हैं, वो केवल टैक्स के ऊपर टैक्स ऐसे ही लगा दिया जाता है। तो तमिलनाडु की जो सरकार है उसने ये कहा कि केंद्र जो है वो अपना खर्चा निकालने के लिए तो सेस और सरचार्ज लगा देता है, लेकिन जो हम अच्छा काम कर रहे हैं जैसे पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर रहे हैं या फिर वित्त में फाइनेंस अच्छा से मैनेज कर रहे हैं उसका हमें कुछ भी जो है इनाम नहीं मिलता है। तो जो केंद्र है उसने 2011-12 में 10% जो है सेस और सरचार्ज लगाया था और 2019-20 में ये 20% हो गया है। तो केंद्र जो है इसके माध्यम से काफ़ी ज़्यादा रुपए इकट्ठा करता है जो कि वो अपने ही पास रखता है। तो इसकी वजह से ये जो नीति है केंद्र की और जो राज्य हैं उन्होंने अपना जो उनका हिस्सा है उसके मामले में उन्होंने ठगा हुआ महसूस किया,
क्योंकि उन्हें ज़्यादा टैक्स का कलेक्शन नहीं मिला। एक तो जो उन्होंने अच्छा काम किया, पॉपुलेशन स्टेबलाइज़ की, अच्छे से फाइनेंस मैनेज किया, उसके कोई भी इनाम नहीं दिया गया। और जो उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया उसका उन्हें बाकी जो गरीब राज्य हैं उसके रुपए उन्हें दे दिए गए। तो इससे जो दक्षिण राज्य हैं वो काफ़ी नाराज़ हुए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो मुफ्त की चीज़ें सरकार के द्वारा दी जाती हैं ये भी देश के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। तो वित्त आयोग को इस पर भी ध्यान देना होगा। आगे बढ़ने का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड जान लेते हैं। एक गरीब देश में जहाँ पे लाखों परिवार जो हैं वो बेसिक नीड्स के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बेसिक नीड्स क्या होती हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, अच्छा वातावरण। तो इनके लिए जब संघर्ष कर रहे हैं तो सरकार को अधिक सतर्क होने की आवश्यकता है। और जो वो फ्री बीज अपनी देती है, मुफ्त में उपहार, आपने देखा होगा बहुत सारी गवर्नमेंट होती हैं वो फ्री में बहुत सारा सामान बांटती हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और एक FRBM एक्ट है यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, इसे जो है अच्छे से लागू करना चाहिए। इसमें काफ़ी सारे प्रावधान दिए गए हैं जिससे कि सरकार का जो बजट है उसका जो वित्त का जो भी उसका रेवेन्यू आया है उसका अच्छे से वितरण हो सके। तो अगला जो वित्त आयोग है उसे इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होगा और उसका समाधान निकालना होगा। तो अभ्यास के लिए एक प्रश्न जान लेते हैं। आप कहाँ तक सोचते हैं कि भारत में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और टकराव ने संघ की प्रकृति को आकार दिया है? अपने उत्तर की पुष्टि के लिए कुछ हालिया उदाहरण दें। 2020 का एक क्वेश्चन है और 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।